हेलो गाइस। तो आज फिर से लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और मलयालम क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है अथिरन। फिल्म को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1967 से, जहाँ पे एक लक्ष्मी नाम की औरत अपने घर में घुसती है और अंदर जाने पर उसे कई सारी लाशें एक साथ दिखाई देती हैं। लक्ष्मी के परिवार का किसी ने बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया है और अब वो अपनी नित्या नाम की भतीजी को एक कोने में एक धागे के साथ खेलते हुए देखती है। तो कौन है इन लाशों का खूनी और क्या लेना देना है नित्या का इनसे, यह हम फिल्म में आगे देखेंगे। पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है फास्ट फॉरवर्ड 5 साल आगे, जहाँ पे एक डॉक्टर नायर नाम का आदमी एक मेंटल हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन के लिए आया है। क्योंकि ये मेंटल हॉस्पिटल दूर जंगल के बीचों बीच है, इसलिए गाड़ी से उतरकर डॉक्टर नायर बाकी का रास्ता पैदल ही चलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें अवरचन नाम का एक आदमी मिलता है जो उसी हॉस्पिटल में काम करता है। जब डॉक्टर नायर उसे बताते हैं कि वो त्रिवेंद्रपुरम से आए हैं और हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन करेंगे, ये सुनते ही अवरचन वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। तो हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर नायर की मुलाकात रेणुका नाम की केयरटेकर और डॉक्टर बेंजामिन नाम के हेड डॉक्टर से होती है। अब बेंजामिन से बातचीत करने पर डॉक्टर नायर उसे बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में जिस तरह से मरीजों का इलाज किया जाता है वो तरीका सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे इंस्पेक्शन करने भेजा है ताकि मैं चेक करूँ कि आखिर यहाँ मरीज़ ठीक ढंग से रह भी रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रखा भी जा रहा है, उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं, क्योंकि पास्ट में यहाँ से कई कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। जिसके जवाब में बेंजामिन बोलते हैं कि हमारे पास 5 पेशेंट्स हैं और उन सब का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जा रहा है और हम हिप्नोसिस का यूज़ करके उनकी सारी पास्ट मेमोरीज धीरे धीरे मिटा देते हैं, जिससे उनके दुख कम हो जाएं और उन्हें थोड़ा आराम मिले। जिसके जवाब में डॉक्टर नायर उन पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इस हिप्नोसिस पे विश्वास नहीं करता। ये सुनने के बाद डॉक्टर बेंजामिन डॉक्टर नायर को हिप्नोटाइज कर देते हैं और कुछ देर बाद जब डॉक्टर नायर को होश आता है तो वो बोलते हैं, ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारी इन चालाकियों में फंस जाऊंगा। यहाँ आते ही मुझे समझ आ गया था कि इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। हॉस्पिटल के सारे पेशेंट से बातचीत करते समय डॉक्टर नायर को पता चलता है कि यहाँ पे 5 नहीं बल्कि 6 पेशेंट हैं और 6वें पेशेंट को डॉक्टर बेंजामिन ने अब तक सबसे छुपा के रखा है। इस बात का पता चलते ही डॉक्टर नायर गुस्से में बेंजामिन से मिलने पहुँचते हैं और छठे पेशेंट का पता पूछने लग जाते हैं। डॉक्टर बेंजामिन कहते हैं कि वो छठा इंसान कोई पेशेंट नहीं बल्कि मेरी बेटी है जिसका नाम नित्या है। ये सुन के डॉक्टर नायर को फिर से शक होता है कि हो ना हो ये नित्या के साथ कुछ गलत ज़रूर कर रही हैं। वो नित्या से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और डॉक्टर बेंजामिन उन्हें नित्या के कमरे की तरफ ले चलते हैं। रास्ते में बेंजामिन बताते हैं कि नित्या ऑटिस्टिक है और थोड़ी खतरनाक भी, इसीलिए उसे हमें इन सब से दूर रखना पड़ा। डॉक्टर नायर को ये सुन के थोड़ा शक हो जाता है और वो कहते हैं कि ऑटिज्म इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं कि तुम्हें नित्या को लॉकअप में रखना पड़े। डॉक्टर बेंजामिन बोलते हैं कि मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पर डॉक्टर नायर कुछ भी समझने को तैयार नहीं और सीधा नित्या की लॉकअप में चले जाते हैं। अंदर जाके नित्या की हालत देखने पे डॉक्टर नायर पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि नित्या कुछ डरावनी सी लग रही है, मानो उस पे किसी भूत आत्मा का साया हो। और फिर अपने पास एक अनजान शख्स को आता देख नित्या डर जाती है और डॉक्टर नायर पे हमला कर देती है। उस वार के बाद डॉक्टर नायर बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाता है। अब होश में आने के बाद डॉक्टर नायर सीधे इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। नित्या से मिलने के बाद उन्हें यकीन हो गया है कि हो ना हो इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर उसका ध्यान रेणुका की उस बात पे जाता है जब वो बता रही थी कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि इसमें कितने कमरे हैं उसे खुद नहीं पता। तो अब डॉक्टर नायर निकल पड़ते हैं सबूत ढूंढने की तलाश में। पूरे घर का कोना कोना छानने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक छुपी हुई सुरंग का दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पे उन्हें एक लॉकअप में लक्ष्मी नाम की औरत कैद हुई दिखाई देती है। लक्ष्मी उसे वहां बताती है कि वो जल्द से जल्द नित्या को यहाँ से बचा ले, क्योंकि डॉक्टर बेंजामिन उसे बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर नायर वहां से सीधा निकल के बेंजामिन के ऑफिस पहुंचते हैं नित्या के बारे में पता लगाने। आखिर ये डॉक्टर बेंजामिन उसे इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। ऑफिस पहुंच के उन्हें टेबल के नीचे एक फ़ाइल छुपी हुई मिलती है। वो फाइल नित्या की है
जिसे डॉक्टर नायर अपने साथ ले जाते हैं। फाइल पढ़ने पे उन्हें पता चलता है कि नित्या को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जा रहे हैं, जिससे उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं हो रही बल्कि और भी खराब होती जा रही है। अगले सीन में डॉक्टर नायर फिर से नित्या के पास पहुंच जाते हैं। नित्या फिर से उन पे हमला करती है, पर इस बार डॉक्टर नायर अपने आप को बचा लेते हैं और नित्या को एक धागा देते हैं खेलने के लिए। अब ये धागे के पीछे की क्या कहानी है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। खैर, उसके बाद डॉक्टर नायर नित्या को उस लॉकअप से बाहर निकालते हैं और इस बात की खबर जैसे ही बेंजामिन को होती है, वो तिलमिलाता हुआ नित्या के पास आता है। वहाँ डॉक्टर नायर उसे बताते हैं कि अब नित्या लॉकअप में नहीं रहेगी, उसे सिर्फ ऑटिज्म है, कोई ज्यादा गंभीर मानसिक बीमारी नहीं, उसका इलाज यहाँ भी हो सकता है, उसे लॉकअप में रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अब हॉस्पिटल को डॉक्टर नायर के कंट्रोल में जाता देख रेणुका बेंजामिन से बोलती है, अगर यहाँ सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन सब कुछ खो देंगे। और अब कहानी पहुँच जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले लक्ष्मी अपने साथ नित्या को डॉक्टर बेंजामिन के पास लेके आई थी। यहाँ लक्ष्मी ने बेंजामिन को बताया था कि नित्या उनके बड़े भाई की बेटी है और एक बहुत अमीर घर से है जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लक्ष्मी कहती है कि अब नित्या का इस दुनिया में कोई नहीं और इसका इलाज होना भी ज़रूरी है, इसलिए वो डॉक्टर बेंजामिन को एक डायरी देती है जिसमें नित्या के बारे में सब कुछ लिखा है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का नाम सुन के डॉक्टर बेंजामिन के मन में लालच आ जाता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर बेंजामिन सिर्फ नित्या की प्रॉपर्टी के पीछे थे और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए वो नित्या को पागल बना देते हैं। अब सीन फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और बेंजामिन अपने टेबल के नीचे नित्या की वो फाइल ढूंढने लग जाता है, पर उसे फाइल का कुछ पता नहीं चलता और समझ जाता है कि हो ना हो ये फाइल डॉक्टर नायर के पास है और वो अपने सारे आदमियों को वो फाइल ढूंढने के पीछे लगा देता है। और अब डॉक्टर नायर नदी किनारे वो डायरी पढ़ने लगते हैं। डायरी पढ़ने पर उन्हें नित्या के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि नित्या का एक बहुत ही खुशहाल और छोटा सा परिवार था। वो अपने पिता जय नारायण, उनके 2 भाई और उनकी एक बहन जिसका नाम लक्ष्मी था, उनके साथ रहते थे। लक्ष्मी का एक बेटा भी था विनय नाम का। अब क्योंकि नित्या की तबीयत बचपन से ही खराब थी, वो बचपन से ही ऑटिज्म की शिकार थी, इसलिए उनके दोनों भाई जय नारायण को नित्या का इलाज कराने के लिए बोलते हैं, पर जय नारायण साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी पागल नहीं है और उसका इलाज नहीं होगा। इसके बाद जय नारायण के भाई उन्हें घर से निकाल देते हैं और जय नारायण अपनी बहन लक्ष्मी, उसका बेटा विनय और नित्या के साथ अलग घर में रहने लगते हैं। क्योंकि विनय और नित्या की मानसिक हालात शुरू से ही एक जैसे हैं, इसलिए नित्या विनय के काफ़ी क्लोज है। हमेशा चुपचाप रहने वाली नित्या सिर्फ विनय से ही बातें करती है और उसके साथ काफ़ी खुश रहती है। समय के साथ साथ जय नारायण को पता चलता है कि ऑटिज्म के बावजूद भी नित्या बहुत ही तेज लड़की है, उसका दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह चलता है। इसीलिए जय नारायण नित्या को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ नित्या मार्शल आर्ट की कला में काफी संपूर्ण हो जाती है। ये हमें तब देखने को मिलता है जब वो डॉक्टर नायर को एक ही थप्पड़ में सुला देती है। तो अब डॉक्टर नायर आगे की कहानी पढ़ पाते इससे पहले उन्हें कोई पानी में धक्का दे देता है और हॉस्पिटल का एक गार्ड उन्हें उस पानी में डूबने से बचाता है, पर उस डायरी को कोई नहीं बचा पाता और वो वहीं पानी में रह जाती है। अब क्योंकि डॉक्टर नायर डायरी तो पूरी पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए बाकी की कहानी जानने वो नित्या के पास पहुंचते हैं और नित्या से पूछते हैं आखिर उसके परिवार का क्या हुआ उसके बाद। पर नित्या को कुछ याद ही नहीं, तो वो कुछ बता ही नहीं पाती। और इसी बीच रेणुका वहाँ आती है और एक नर्स को बोलती है कि नित्या को यहाँ से ले जाए, अब उसके आराम का समय हो गया है। अब नित्या के जाने के बाद रेणुका डॉक्टर नायर से फाइल के बारे में पूछने लगती है। इसके जवाब में डॉक्टर नायर उसे कमरे से बाहर निकलने को कहते हैं। रेणुका ये सुन के गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, पर यहाँ से निकल के जाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद डॉक्टर नायर नित्या की फाइल को संभाल के अपने ब्रीफकेस में रखने लगते हैं और उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ का पता करने बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे 2 शिकारी कुत्ते लग जाते हैं। उसे बचने के लिए डॉक्टर नायर भागते हैं और हॉस्पिटल की दीवार पर चढ़ जाते हैं। ये सब देख के सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि शायद कोई अनजान चोर हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और वो गोली चला देता है। गोली की आवाज से डॉक्टर नायर वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। अब इस घटना के बाद डॉक्टर नायर को यकीन हो जाता है कि हो न हो
डॉक्टर बेंजामिन मुझे मारना चाहता है और इसीलिए उन्होंने मुझे उस दिन पानी के अंदर धक्का दिया था। ये बातें डॉक्टर नायर के दिमाग में चलने लगती हैं और वो सीधा नित्या के पास पहुंचता है और वो कोशिश करता है कि नित्या की जो याददाश्त डॉक्टर बेंजामिन ने हिप्नोसिस की मदद से दबा दी है वो वापस आए, और इसीलिए वो नित्या से उसके पिता के बारे में पूछता है। अपने पिता का नाम सुनते ही नित्या की याददाश्त वापस लौट आती है और उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि नित्या और विनय में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे से कभी अलग रह ही नहीं पाते थे। ऐसे ही एक दिन जब नित्या अपने पिता के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके दोनों चाचा भी वहीं पे खड़े हैं और उनका किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा चल रहा है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके चाचा उसके पिता का कत्ल कर देते हैं। अपने पिता की लाश अपनी आंखों के सामने देख के नित्या फूट फूट के रोने लगती है। वो पूरी गुस्से में है और अपने चाचा पे हमला कर देती है। सीन कट होता है और नित्या डॉक्टर नायर के गले लग के रोने लग जाती है। इसके बाद डॉक्टर नायर सीधा बेंजामिन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ से नित्या को लेके जा रहा हूँ। आपके टॉर्चर से नित्या की तबीयत और ख़राब हो रही है और उसका यहाँ पे अब कोई काम नहीं। नायर अपना सामान पैक करता है और नित्या को लेने उसके कमरे में जाता है, जहाँ उसे नित्या नहीं मिलती। उसे शक होता है कि बेंजामिन ने इसे कहीं गायब कर दिया होगा। इतने में उसे एक गाड़ी बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और उसे उस गाड़ी में नित्या के होने का शक होता है और वो भागते हुए उस गाड़ी का पीछा करता है। पर गाड़ी के पास पहुंच के उसे पता चलता है कि इसमें नित्या तो है नहीं, बल्कि हॉस्पिटल का एक दूसरा जीवन नाम का पेशेंट है। हो ना हो उसे बेंजामिन ने चकमा दे दिया है। वो वापस भाग के हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और वो बताते हैं कि बेंजामिन नित्या को वापस टॉर्चर रूम में ले गया है। टॉर्चर रूम में पहुंचने पर नायर नित्या को एक चेयर से बंधा हुआ देखता है। वो जैसे ही उसे खोलने जाता है बेंजामिन पीछे से हमला कर देता है। डॉक्टर नायर को बेहोश करने के बाद बेंजामिन उन्हें बांध के एक इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी में होता है। पर क्योंकि अब नित्या को उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है तो नित्या अपने मार्शल आर्ट की मदद से डॉक्टर बेंजामिन को वहीं गिरा देती है और फिर डॉक्टर नायर बेंजामिन की गर्दन तोड़ के उसे वहीं बेहोश कर देते हैं और दोनों डॉक्टर नायर और नित्या उस हॉस्पिटल से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और अब अगले दिन हॉस्पिटल में एक आदमी आता है जो अपना नाम डॉक्टर नायर बताता है और बोलता है कि वो त्रिवंतपुरम से यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया है। बेंजामिन ये सुन के हैरान हो जाता है, वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम डॉक्टर नायर हो तो जो पहले आया था वो कौन है। तो अब डॉक्टर नायर को उस शख्स की फोटो दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर नायर बोलते हैं कि ये आदमी मेरा पेशेंट है और इसका नाम विनय है और वो नित्या का फियांसे है। दरअसल विनय को डॉक्टर नायर के पास लाया गया था उसकी हेलुसिनेशंस का इलाज करवाने, जिसमें उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कभी हुई ही नहीं या फिर सिर्फ उसके दिमाग में चल रही हों। डॉक्टर नायर बोलते हैं कि लक्ष्मी की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है और विनय को उसके हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। तो अभी अगर आपको वो मूवी का फर्स्ट सीन याद हो जिसमें हमें एक लाशों से भरा घर दिखा था और वहाँ नित्या एक कोने में अकेली बैठी खेल रही थी, दरअसल हुआ यूं था कि नित्या की पिता के मौत के बाद उसके चाचा उसे वहाँ मार के बेहोश छोड़ देते हैं और जब विनय वहाँ पहुँचता है तो नित्या की ऐसी हालत देख के वो उसके दोनों चाचाओं को जान से मार देता है। उसके बाद वहाँ लक्ष्मी आती है जो हमें पहले सीन में दिखाया गया था और वो विनय को एक कोने में डरा सहमा देखती हैं। दूसरी तरफ नित्या को वहाँ एक धागे से खेलता हुआ देख उन्हें लगता है कि शायद ये खून नित्या ने ही किए हैं, इसीलिए वो नित्या के इलाज के लिए उसे बेंजामिन के हॉस्पिटल ले आती हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर लक्ष्मी की मौत हो चुकी है तो विनय को लक्ष्मी कैसे दिखाई देती है और वो उसकी मदद कैसे करती है। तो दरअसल विनय को हैलुसिनेशंस होते हैं जिसमें उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती बल्कि सिर्फ उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तो लक्ष्मी का उससे बात करना, उसे ये लगना कि कोई उसे मारना चाहता है, ये सब चीज़ें हैलुसिनेशंस के कारण ही हो रही थी। पर इन सब के बावजूद भी विनय काफ़ी होशियार और इंटेलिजेंट था। उसे अपने आप पे कंट्रोल था और उसे पता था कि उसे कैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना है और इसी होशियारी के चलते वो अपने आप को और नित्या को वहाँ से चुपचाप निकालने में कामयाब हो जाता है।
और फिल्म के आखिरी सीन में हम विनय और नित्या को खुशी खुशी एक साथ रहते हुए देखते हैं और फिल्म वहाँ पे एंड हो जाती है। तो अब अगर फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।